प्रॉब्लम नंबर 1.4 ध्यान से पढ़ते हैं। ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। फिगर 1.1 shows the distance s traversed by the point as a function of time। पहली चीज इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि दिया हुआ है ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली, ये दैट मीन्स पॉइंट एक सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब जो लोग पहली बार इस तरह का प्रॉब्लम देखते हैं तो उनके दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो ये कि पार्टिकल एक प्लेन पे ऐसे जा रहा है, क्योंकि पाथ टेढ़ा दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान देने की बात ये है कि ये एस वर्सेस टी कर्व, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है, ना कि पार्टिकल का मोशन एक्स वाई प्लेन पर दिया हुआ है। ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पार्टिकल एक सीधी लाइन में ही जा रहा है। आगे कहा जा रहा है यूजिंग द प्लॉट फाइंड ए the average velocity of the point during the time of motion। तो हमें अच्छे से पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है v एवरेज, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। दैट मीन्स पूरे टाइम ऑफ मोशन के लिए एस वर्सेस टी कर्व का स्लोप। अब हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा एस पूरा कितना है, पार्टिकल एस इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू हुआ और एस देखें इस कर्व पर चलते चले गए, ये एस चेंज हो रहा है लगातार वर्टिकल ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर ये इसके बाद एस चेंज होना बंद हो गया है। तो यहाँ पर हम देखें कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर का है। तो डेल्टा एस की वैल्यू 2 मीटर। टाइम इलेप्स्ड कितना है, तो यहाँ पर देखें 20 सेकेंड, तो 2/20, तो दिस इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है तो ये एस वर्सेस टी कर्व का स्लोप है। तो हम एक सीधा ये t इक्वल टू 0 से यहाँ से t इक्वल टू 20 तक ये लाइन कनेक्ट करें और हम कहें कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछा जा रहा है दी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एस वर्सेस टी कर्व को पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एस टाइम के साथ शुरुआत में धीमे धीमे चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी कम है। यहाँ पर टी इक्वल टू 10 सेकेंड से आगे यहाँ पर देखें ये इस पोर्शन पे, तो इस पोर्शन पे ग्राफ काफ़ी सीधा हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है काफ़ी, और इस पॉइंट के आगे स्लोप फिर कम हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है और यहाँ पर 0 हो गई, यहाँ पर पार्टिकल आके रुक गया है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमें यहाँ इस पॉइंट से t इक्वल टू 10 वाला ये पॉइंट हो गया ये, और इसके बाद ये पॉइंट इस पॉइंट पर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इन्हीं पॉइंट के बीच, लेट से ये पॉइंट कुछ p है और ये पॉइंट कुछ q है। तो जो v मैक्सिमम की बात है, तो v मैक्सिमम b पॉइंट पर ये v मैक्सिमम, दिस इज ds बाई dt, स्लोप ऑफ s वर्सेस t का, जहाँ पर मैक्सिमम। तो ds बाई dt जो मैक्सिमम है वो ये pq के बीच में है, तो इसी pq लाइन का जो स्लोप होगा यही हमें मैक्सिमम वेलोसिटी दे देगा। अब इसमें pq में डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो कितना है, यहाँ से देखें तो दिस इज 0.4 के बाद 0.6, 0.8, 1, 1.2 और ये यहाँ पर 1.4। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है pq के बीच में ये हमारा है 1 मीटर का, और टाइम इलेप्स कितना, यहाँ पर 2 सेकेंड ये इस पॉइंट तक और इस पॉइंट पर ये 4 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम है इसमें वो है 4 सेकेंड का। तो v मैक्स ds बाई dt 1/4, तो दिस इज 0.2
0.25 मीटर पर सेकेंड। सी में पूछा जा रहा है द टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। तो दैट मीन्स हमसे वो टी नॉट टाइम पूछा जा रहा है जिस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वी इंस्टेंटेनियस, तो ये किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एस वर्सेस टी कर्व का स्लोप होता है। मीन वेलोसिटी, तो वी मीन या वी एवरेज हम कहें तो वी एवरेज जो होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एस वर्सेस टी कर्व का स्लोप होता है। अब इसमें आगे दे रखा है एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। तो फर्स्ट टी नॉट सेकेंड का मतलब ये है कि जो डेल्टा टी है ये यहाँ पर ये वाला, तो डेल्टा टी की जो शुरुआत होगी वो टी इक्वल टू 0 से होगी। तो अब हमें वो टी नॉट ढूंढना है कि उस पर्टिकुलर टी नॉट पर ये जो स्लोप है इंस्टेंटेनियस वाला, दैट मीन्स एस वर्सेस टी कर्व पर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो टेंजेंट हो उसका स्लोप बराबर हो टी इक्वल टू 0 से उस पर्टिकुलर टाइम तक स्लोप के। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि t इक्वल टू 0 से यहाँ से s वर्सेस t कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ये। तो अब हम देखें कि ये जो टेंजेंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कर्व को टच कर रही है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इस पॉइंट तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो इसी लाइन का स्लोप हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है जो टी नॉट पूछा जा रहा है वो यही टी नॉट इंस्टेंट होगा। और ये अगर देखें तो हम 10 के बाद 12, 14 और ये 16, तो जो हमारा आंसर होगा इसमें सी में तो वो टी नॉट इज इक्वल टू 16 सेकेंड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2. At the initial moment, their radius vectors are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? अब यहाँ पर पार्टिकल्स को अगर कोलाइड करना है तो स्पेस के किसी पॉइंट पर सेम टाइम पर सेम लोकेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स पॉइंट भी सेम हो, स्पेस भी सेम हो और टाइम भी सेम हो। तो पार्टिकल 1 लेट से यहाँ पर है ये t इक्वल टू 0 पर पोजीशन वेक्टर r1 और ये v1 की वेलोसिटी से चल रहा है, तो t1 टाइम में इसमें v1 t का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पार्टिकल 1 का लोकेशन यहाँ, अब 2 को अगर कोलाइड करना है पार्टिकल 1 से तो सेम टाइम पर पार्टिकल 2 को भी यहाँ पहुँचना चाहिए। तो मान लेते हैं पार्टिकल 2 हमारा कुछ इनिशियल यहाँ पर है, v2 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस 2 का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r2 है इसमें पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट v2t और ऐड हो जाएगा। तो दोनों सेम टाइम t पर इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा। पार्टिकल 1 का अगर हम देखें कि फाइनल t इक्वल टी पर पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 और इसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा v1t। पार्टिकल 2 का इनिशियल पोजीशन वेक्टर r2 और इसमें पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा v2t। अब पार्टिकल को कोलाइड करना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो r1 माइनस r2 दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 टाइम्स t। अब इसमें देखें हम कि जो r1 माइनस r2 है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इधर यहाँ देखें तो ये v2 माइनस v1 जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है।
और ये जो टाइम t है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हम इस t को अगर देखना चाहें तो दिस t विल बी इक्वल टू, अब इस t में खाली मैग्नीट्यूड है तो इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनसे डायरेक्शन हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम t को लिख सकते हैं दिस t इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2 अपॉन मॉडुलस ऑफ v2 माइनस v1 दिस। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इस t जो फाइनली आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अब हमसे रिलेशन जो पूछा जा रहा है पार्टिकल्स को कोलाइड करने के लिए वो r1 r2 और v1 v2 में पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इस t की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से उठा के यहाँ पहली इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमें जो मिल रहा है वो r1 माइनस r2 दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 v2 माइनस v1 इंटू r1 माइनस r2 मॉडुलस अपॉन v2 माइनस v1। अब ये रिलेशन जो है ये r1 r2 v1 v2 में हमें मिल गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमें मिल जाएगा r1 माइनस r2 अपॉन मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2 दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 v2 माइनस v1 अपॉन मॉडुलस ऑफ v2 माइनस v1। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है r1 माइनस r2 अपॉन मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2, ये एक यूनिट वेक्टर है r2 से r1 की तरफ। राइट साइड में देखें ये, तो ये जो v2 माइनस v1 अपॉन मॉडुलस ऑफ v2 माइनस v1 लिखा हुआ है ये एक यूनिट वेक्टर है v1 से लेके v2 तक। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है r2 से r1 तक यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v1 से v2 तक यूनिट वेक्टर। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 1.6। A ship moves along the equator to the east with velocity v0. The southeastern wind blows at an angle phi to the equator with velocity v. Find the wind velocity v prime relative to the ship and the angle phi prime between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship. तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला, कोई एक पार्टिकल होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, तो पार्टिकल जो कि मूव कर रहा होगा, जिसका मोशन हमें देखना होगा, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा, एक S फ्रेम होगा जो कि जनरली फिक्स होगा, तो ज़्यादातर केसेस में हम इसको ग्राउंड ले लेते हैं। एक S डैश फ्रेम होगा जो कि मूविंग होगा, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग प्रॉब्लम्स में। तो इस केस में देखते हैं कि जो मूविंग फ्रेम है वो विंड है, तो यहाँ पर S डैश फ्रेम को हम विंड बोल देते हैं। अब जितने भी रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें एक फार्मूला ही लगता है और वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम S फ्रेम दिस इज इक्वल टू velocity of particle as seen from S dash frame plus velocity of S dash frame with respect to S frame। अब देखें प्रॉब्लम में हमें दिया क्या क्या है। A ship moves along the equator to the east with velocity v0। तो ये हमें शिप का वेलोसिटी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दैट मीन्स ये जो v0 दिया हुआ है ये हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम S frame। The southeastern wind blows at an angle this,
टू द इक्वेटर विद वेलोसिटी दिस। तो दैट मीन्स विंड का वेलोसिटी हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो ये जो v दिया हुआ है ये हमें ये हमें विंड का वेलोसिटी दैट मीन्स एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। और हमें चूंकि इस इक्वेशन में 3 वेक्टर दिए हुए हैं, 2 वेक्टर दे रखे हैं, तो ये तीसरा वेक्टर हमें आसानी से मिल जाएगा। हमें velocity of particle, that means velocity of ship as seen from s dash frame, that means with respect to wind, is equal to velocity of particle as seen from s frame, that means velocity of ship with respect to ground minus velocity of s dash frame with respect to s frame, that means minus velocity of wind with respect to ground। अब वेक्टोरियली देख लेते हैं इसको। तो ये जो वेक्टर हमें दे रखा है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम एस फ्रेम, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है उसने हमें ईस्ट की तरफ, ये ईस्टर्न डायरेक्शन बना रखा है यहाँ, ये दे रखा है साउथ ईस्टर्न विंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। अब अगर हमें ये चीज चाहिए वेलोसिटी ऑफ particle as seen from s dash frame, that means velocity of ship with respect to wind अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि उल्टा करके जोड़ देना। तो हमें ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम एस डैश फ्रेम चाहिए, तो हमें इस वाले वेक्टर से v नॉट में से ये v वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट मीन्स उल्टा करके जोड़ देना होगा। तो ये वेक्टर जो हमें मिलेगा ये इस वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया हमने, उल्टा करके जोड़ दिया ये। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम एस डैश फ्रेम मिल गया, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू विंड मिल गया। अब ये चूंकि सारे डेटा दिए हुए हैं तो सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ये वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, क्या डायरेक्शन है, ये मालूम किया जा सकता है आराम से। सिंपल वेक्टर 11th का वेक्टर एडिशन। अब ध्यान देने की बात है कि हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो ये है, फाइंड द विंड वेलोसिटी v प्राइम रिलेटिव टू द शिप, दैट मीन्स हमसे विंड का वेलोसिटी शिप के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है और हमें मिला क्या यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो जो आंसर होगा फाइनल हमारा वो इस वेक्टर का अपोजिट होगा, दैट मीन्स ये वेक्टर तो सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हमें मिल गया। अब जो फाइनल आंसर हमें लिखना होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये इस वेक्टर का उल्टा। तो यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आगे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।